अस्सलाम वालेकुम। होने लगे मध्यम फिर यादों के हाशिए, दोस्ती के मौसम फिर चाहता है लौट आएं। बेफिक्र रातें थीं दोस्तों की संगत में, बेशुमार बातें थीं कुछ गवार मौसम में। न कांधों पे जिम्मेदारी थी, न रोजगार के चक्कर थे, हर फिक्र से आरी थी अपनी जिंदगानी वो। अब एक शराब हुई पर शायद वो बेफिक्र हंसी, अब एक ख्वाब हुई कैंपस के दिनों की बात। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए अपने वतन और मादर इल्मी का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं पुरानी यादों को ताज़ा रखने के लिए और बाहमी राब्ते के लिए व्हाट्सएप पर कायदीन फॉरएवर ग्रुप 5 नवंबर 2015 को मरहूम शाहिद सलीम ने शुरू किया था। इस वक्त इस ग्रुप में 153 कायदीन शामिल हैं। तनवीर मलिक साहब ने ग्रुप मेंबरान का तारुफ चटपटे अंदाज में करवाने का सिलसिला शुरू किया, जिसे बहुत पसंद किया गया। ये तमाम तारुफ एक डायरेक्टरी की सूरत में जमा है और दोस्त इन दिलचस्प तारुफ से लुत्फानंदोज होते रहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कायदीन फॉरएवर टीवी के प्लेटफॉर्म से बिलमुशाफा गुफ्तगू का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसमें कायदीन खुद अपनी यादों को ताज़ा करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर आलिया हाशमी खान। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से 1981 में फारिग तहसील हुई। उसके बाद शिकागो से मास्टर्स और डॉक्टरेट के झंडे गाड़े और फिर वतन वापसी हुई और मादरे इल्मी से वो वाबस्तगी कायम हुई जो अभी तक चल रही है। इनके साथ हैं तारिक महमूद। इनका बुनियादी ताल्लुक तो फैसलाबाद से है, मगर एक अरसे से ये भी इस्लामाबादी हैं। बड़े भाई के साथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पायनियर शोबे के पायनियर्स में से हैं। फारिग तहसील होने के कुछ ही अरसे बाद परदेश से धार गए और डिट्रॉइट में फोर्ड मोटर कंपनी ज्वाइन की और फिर उसी के हो रहे। दोनों को खुशामदीद। फैसल, आपने जो स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल में वो इतना जोरदार है कि उसका जवाब नहीं। और आप, मेरा ख्याल में तनवीर भाई और आप जो इस शमा को रोशन कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया। और ये इनिशिएटिव भी जो आपने शुरू किया है अभी तारुफ का, ये भी काबिल तारीफ है। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों की कोई दिलचस्प याद जिसने अभी तक आपका दामन थामा हो? एक नहीं है फैसल, बहुत सारी यादें हैं और बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि एक कॉलेज से निकल के बीए के बाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि अब भी माशाल्लाह फर्स्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस जमाने में तो प्योरली रिसर्च यूनिवर्सिटी थी। और फिर इकोनॉमिक्स का शोबा, जो कि पूरे मुल्क में बेहतरीन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट माना जाता था, उसमें दाखला मिलना और फिर बहुत ही मुश्किल तबीयत वाले असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिलना, ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगता था। मगर ये कि वो जो वक्त गुजरा, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ा कि जब मैं यूएस में पीएचडी कर रही थी, तो सारे वक्त जहन में एक ही ख्याल रहता था कि किसी तरह से वापस जाकर उसी डिपार्टमेंट को सर्व करना है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ से पीएचडी कर रही हूँ। और अल्लाह ताला ने करम किया, कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं वापस आ गई 1987 में, 6 साल बाहर रहने के बाद। और बस उसके बाद से 2017 में रिटायरमेंट तक मैंने मुस्तकिल यूनिवर्सिटी को सर्व किया, कहीं इधर उधर नहीं देखा। और अब भी जाहिर है वो यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पर भी मैं किसी गवर्नमेंट में, किसी कमेटी पे, किसी
टास्क फोर्स पे सर्व करती हूँ, तो वो सब कुछ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वजह से पहचान है मेरी वहाँ पर। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तारिक, आपका यूनिवर्सिटी आना कैसे हुआ? आप पहले या भाई पहले? नहीं, एक तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि मैं बड़ा भाई था, और लेकिन हम हाई स्कूल से हम बैच फेलो थे, एक ही क्लास में और एक ही बैच में हम रहे। सिर्फ कॉलेज में आके हमारी मेजर डिफरेंट हो गया, उसने बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह में चला गया और मैं मैथ और फिजिक्स वगैरह में रहा। तो हमारा दाखिला भी दोनों भाइयों का एक ही बैच में हुआ, उसका केमिस्ट्री में हुआ, खालिद महमूद है उसका नाम, वो उनका केमिस्ट्री में हुआ और मेरा कंप्यूटर साइंस में हुआ। कंप्यूटर साइंस रिलेटिवली उस वक्त नया थर्ड हमारा बैच था जी। और हमारे जो बैकग्राउंड है पेरेंट्स वगैरह की, मेरे वालिद साहब बड़ा जोर लगा रहे थे कि मैथ में दाखिला ले लो, क्योंकि मैथ का, जैसे डॉक्टर आलिया ने अभी बताया कि इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट बड़ा पावरफुल था, जो कि अभी भी है, मैथ का भी इसी तरह बड़ा स्ट्रांग था और आउटसाइड यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा ओपिनियन था। तो मेरे वालिद साहब बड़ा जोर लगा रहे थे, तो मैंने मेरा मैथ प्योर फील्ड साइंस में चला जाता, तो मैंने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस में। तो वालिद साहब मेरे पूछते, एक दो सेमेस्टर गुजर गए, वालिद साहब मुझसे पूछते, अच्छा मुझे समझाओ तो सही ये है क्या? वो इतना तो उस वक्त ये सोचा थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी कंप्यूटर से ज्यादा कैलकुलेटर होता होगा। एनीवे, जहाँ तक तो ये तो ऐसी सोचाल थी कि जी ऐसे मैं कंप्यूटर साइंस में आया। मेरा मतलब मैंने कंप्यूटर एक्चुअली दाखिले से पहले मैं यहाँ ना बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलने आता था। पाइड के कुछ दोस्त अहबाब थे, हमसे सीनियर थे वैसे। अच्छा। तो मैथ के डिपार्टमेंट में एक टेबल टेनिस की टेबल लगी होती थी, तो समहाउ मेरा किसी वजह से कनेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी में आने का, तो मैं टेबल टेनिस खेलने आता था उनके साथ। जी जी। अरे बताए ना कि उस जमाने में पाइट जो था वो मैथ की बिल्डिंग में होता था। अच्छा अच्छा, वो ये भी एक रीजन होगी हमारे आने से पहले। हाँ, तो उसके बाद तो ये एक तो इस वजह से कनेक्शन बना। फिर ये है कि जब मैं वहाँ खेलने आता तो लोगों से जब बातचीत होती तो कंप्यूटर साइंस का पता चला। इकोनॉमिक्स का भी था मुझे आइडिया, लेकिन चूंकि मेरी मेजर उस वक्त थी नहीं इकोनॉमिक्स की, तो उधर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे मेरा यूनिवर्सिटी में आमद हुई। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए तो फिर बड़ी अच्छी अच्छी यादें मतलब यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता। कुछ टीचर ऐसे लाजवाब मिले। डॉक्टर मिसबा थे, एक बहुत नफीस इंसान थे, और जब वो बात करते थे तो मुस्कुरा के। तो एक दफ़ा वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ले रहे थे, तो किसी काम से या फ़ोन सुनने के लिए बाहर गए, तो मैं ना क्लास में खड़ा, सर्दियों के दिन थे, वो अपना कोट अपनी चेयर पे लटका के चले गए। तो मैंने आया सामने और मैंने कहा चलो जी, वो डॉक्टर साहब तो चले गए, चले हम भी खेल सकते हैं। तो इन द मीन टाइम अभी मैं बात खत्म ही की तो वो डॉक्टर साहब अंदर, तो कहते हैं क्या तुम मेरे कोट उठाने आए हो? तो वो मुझे अच्छी तरह याद है आज तक कि वो बड़े अच्छे नफीस इंसान थे। उनसे दोबारा बाद में मुलाकात नहीं, वो कनाडा वगैरह में आ गए। तो इस तरह, और हमारे साथ एक डॉक्टर गार्शिया थे, वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, उनके साथ मैंने थीसिस किया। एनीवे, अच्छा। तो ये था, मुख्तसर था। अच्छा अच्छा। हाँ, शोभा, कंप्यूटर साइंस उस वक्त काजम यूनिवर्सिटी में नया था, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले वहीं शुरू हुआ था। जी। और टैलेंट मिलना बड़ा मुश्किल था पढ़ाने के लिए और करने के लिए। तो एक रवायत ये भी थी कि जो अच्छे स्टूडेंट होते थे उन्हीं को यूनिवर्सिटी ऑफर करती थी कि आप पढ़ाएं। तो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी उसी तरह ग्रो करती थी। तो क्योंकि एज डिफरेंस जरा कम होता था, तो काफी दोस्ताना ताल्लुकात भी हो जाते थे साथ के साथ। जी हाँ, दोस्त भी, और बाज़ वक़्त उसका रिवर्स भी हो जाता था क्योंकि हम उम्र थे। लेकिन हमारा बैच चूंकि थर्ड था, तो उसमें जैसे मैंने कहा डॉक्टर गार्शिया, एक और थे डॉक्टर क्रैमर, वो डच हॉलैंड से थे। ये दोनों मेरा ख्याल हॉलैंड से थे। तो हमसे पहले और भी उस्ताद थे जो बाहर से, मोस्टली ज्यादा बाहर से थे। जी जी। तो मैं कुछ अरसे के बाद यूनिवर्सिटी में आया, कंप्यूटर साइंस में ही। उस वक्त भी ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, और बाद में फिर जब ग्रेजुएट हुए, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए,
तो अब भी हमारे बहुत से असातिज़ा जो हैं यहाँ कनाडा में ही टोरंटो के आसपास मुकीम हैं, राब्ता रहता है, मुलाकातें रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो माहौल अभी जारी है। Yeah. डॉक्टर साहबा, इकोनॉमिक्स का क्या सिलसिला था? असातिज़ा कैसे थे? इकोनॉमिक्स के उस्ताद बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत डिमांडिंग उस्ताद थे। एक डॉक्टर अली अरसलान थे, तारिक भी जानते होंगे, वो मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे अपनी बहुत समझे एक डिसिप्लिनरी और सख्त तबीयत की वजह से, सख्त इन द सेंस कि वो बहुत एक्सपेक्ट करते थे स्टूडेंट्स से, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा ना उतरे तो वो उसे पॉइंट्स में फेल कर देते थे। मसलन 49.5 पे भी फेल करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो वाकई में वो जो उस्ताद हमें मिले, उन्होंने ऐसी हमारी शायद अनजाने में, क्योंकि कोई वो मेंटरिंग की मतलब इरादे से, मेंटरिंग के इरादे से नहीं, लेकिन वैसे ही अपनी रोल मॉडल होने की वजह से ऐसा उन्होंने हमारी पर्सनालिटीज को शेप किया कि एक तो वो जमाना था जब पब्लिक सर्विस और पब्लिक गुड का बहुत कॉन्सेप्ट था, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चूंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, कोटा सिस्टम था, हर प्रोविंस से और हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते थे, तो एक दूसरे के साथ समझे उठना बैठना, पढ़ना, खाना पीना, वो सारा जो एक एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वैल्यूएबल था, और उसकी वजह से एहसास होता था कि हमारे मुल्क में कितनी इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरिट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम सब एक क्लास में समझे इकट्ठे हैं। तो बहुत ही एक वेल राउंडेड किस्म का एक्सपीरियंस था, और वही शायद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी कशिश है जो अभी तक लोगों को उसकी तरफ खींचती है, कि वो जो बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठे होते हैं, और वो दोस्तियां होती हैं, और मतलब लाइफ एक्सपीरियंस एक होता है, तो इट्स लाइक अ मिनी पाकिस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत खूब कही कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल एक मिनी पाकिस्तान जैसा था, और हर इलाके के लोग आया करते थे वहां पढ़ने के लिए, तो उनके और साथ मैंने तो फिर ये स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत ये डाइवर्सिटी एंजॉय की जब मैं टीचिंग में आई, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता था तो सबने हर सूबे के लोग जो है वो अपना कल्चरल शो जो है वो पेश करते थे, डांसेस होते थे, सॉन्ग्स होते थे, बॉनफायर्स होती थी। तो चूंकि मैं स्ट्रेट पीएचडी के बाद आ गई थी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत एंजॉय किया, और शायद स्टूडेंट लाइफ में जो घर से बाज दफा इजाजत नहीं मिलती थी जिन फंक्शंस को अटेंड करने की, वो एज ए टीचर फिर मैंने खूब अटेंड किए, और बहुत मजा आया। आप दोनों तो इस्लामाबाद के मकीन थे, तो गालिबन डे स्कॉलर्स ही रहे होंगे। जी दोनों। जी, तो यूनिवर्सिटी की लाइफ का तो एक खास हिस्सा जो है वो 3 बजे के बाद शुरू होता था, हॉस्टल के मकीन जब जागते थे, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते थे आप लोग? जनरली तो पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, लेकिन
कभी कभार ओवरनाइट स्टे के लिए वो हो जाता था, लेकिन उसमें भी वो हम उनकी जो मेन स्ट्रीम जो एक्टिविटीज कह लें ना, या जी जो मेन स्ट्रीम फन टाइम, वो तो हम डेफिनेटली मिस करते थे। लेकिन मेरा ख्याल में डे स्कॉलर्स की ये एक लिमिटेशन है। जी। और मैंने भी हॉस्टल लाइफ की ज्यादा जो समझे बातें ही सुन के जो एक हॉस्टल की जिंदगी का इमेज होता है वो एक परसीव किया अपने जहन में। लेकिन अगेन जब मैं टीचिंग में आई तो उस वक्त हॉस्टल कई दफा स्टूडेंट्स के मतलब अक्सर थीसिस स्टूडेंट्स के साथ सेटिंग्स करने के लिए मैं हॉस्टल चली जाती थी। तो उस वक्त फिर हॉस्टल लाइफ का अंदाजा बेहतर तरीके से हुआ। फिर वो कभी कोई अच्छी डिश पकती थी तो वो स्टूडेंट्स मुझे इनवाइट करती थी कि मैम आज हलीम पका है, आज हमारे साथ आकर आप लंच खाएं। तो मैं चली जाती थी। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी का हर फैसेट जो है वो एक्सप्लोर किया। मुझे स्पोर्ट्स से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया और वो 2 साल मैं चेयरपर्सन रही और खूब एंजॉय किया। एक उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखी कि स्पोर्ट्स कमेटी किस तरह रन करती है और किस तरह स्टूडेंट्स को चुना जाता है और किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। और मैंने फीमेल स्पोर्ट्स सुपरवाइजर को इंडक्ट करवाया और फीमेल्स में भी स्पोर्ट्स को काफी पॉपुलराइज किया अपने दौर में। स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा सिलसिला रहता था और अक्सर डिपार्टमेंट्स के दरमियान कुछ राइवलरीज भी होती थी, मैचेस भी होते थे। तनवीर साहब ने उसके लिए कुछ यादें भी डॉक्यूमेंट की, कुछ मैचेस होते थे। आप ऐसे किसी मैच का हाल, कोई खास वाकया? हमारे जमाने में ना मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू नहीं। एक मैच मुझे याद है सॉकर का, फुटबॉल के ग्राउंड में हुआ था, केमिस्ट्री का और मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंस का। तो वो ग्राउंड इस वक्त वो हॉस्टल के जो नॉर्थ साइड है उस साइड पे था। बस ये एक हल्का सा, नॉर्मली हम टेबल टेनिस खेलते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स जो थी ना वो मेरे ख्याल में हमारे बाद शुरू हुई है। लाइब्रेरी नहीं थी हमारे जमाने में, लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है इस तरह की, कैफेटेरिया में टेबल टेनिस की टेबल होती थी, बस उसी में हम। एक दफा याद है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे जिसको कहते हैं वो दौड़ के। अच्छा। लेकिन दैट वो डिपार्टमेंटल थे, ट्रैक एंड फील्ड कह ले। वो जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं ना, ये जो पीछे आपका यूनिवर्सिटी का साइन है इसके साथ ग्राउंड है जी नीचे, तो उसमें था। तो वो एक फन एक्टिविटी थी, लेकिन कोई ऐसी खास यादें नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइज अभी हुई नहीं थी स्पोर्ट्स। जो जैसे डॉक्टर आलिया भी कह रही है ना कि जी ये स्पोर्ट्स कमेटी, इस तरह की कोई चीज हमारे जमाने में तो मुझे नहीं याद कि थी। अच्छा, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो वैसे ही इतने ज्यादा वो बोझ में होते थे पढ़ाई के कि अगर वो मतलब हम इस तरह की कुछ कंडीशनिंग थी कि अगर आपका जहन किसी एक्टिविटी की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप पूरे प्रेशर में नहीं है, लिहाजा आपको हर वक्त अंडर प्रेशर फील होना चाहिए। तो स्ट्रीम का भी बहुत ही यानी कम ही सुना था, यही सुना था कि ज्यादा के हिस्ट्री और आईआर वाले वहाँ ज्यादा जाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले तो मुश्किल ही जाते थे। फिर अगेन जब मैं टीचिंग में आई तो फिर स्ट्रीम के बहुत चक्कर लगे क्योंकि स्टूडेंट्स की अक्सर गैदरिंग्स स्ट्रीम पे होती थी। मेरे ख्याल से वो ऐसा वक्त था कि जिसमें पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ खास स्कोप उस वक्त बना नहीं था, बल्कि जो अपनी इनफॉर्मल बैठकें होती थी समझे उसमें बड़े बड़े फलसफे डिस्कस होते थे। और तारिक, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हमने बड़ा सियासी
जमाना भी देखा है जी यूनिवर्सिटी में। वो स्टूडेंट्स यूनियन बहाल थी उस वक्त, और वो दोनों जबरदस्त एक्टिविटी थी। जी हाँ, जो बाय स्टूडेंट पार्टी। यूनियंस का तो वो सुनहरा दौर था, और मेरा ख्याल है उसके फौरन बाद ही जो है उसको बैन कर दिया गया था, और अभी तक वो बैन चल रहा है। नहीं, जी हमारे होते हुए बैन नहीं लगा, हमारे नहीं, बाद लगा। उसके बाद जी ही। वो जी। खलीक थे प्रेसिडेंट, और खालिद खान थे वाइस प्रेसिडेंट, हाँ। और मेरा ख्याल में उसके बाद वो नईम खान जो जमीयत के थे वो भी रहे कुछ अर्सा। मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर आलिया के जो आर्गुमेंट तो नहीं, जो उन्होंने बात की कि इकोनॉमिक्स का प्रेशर और डॉक्टर अरसलान का प्रेशर। जी। मुझे एक वाक़या याद आता है। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले एक डॉक्टर अरसलान का एक प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, कोई माइग्रेशन से रिलेटेड। हाँ तो बिल्कुल। गर्मियों की छुट्टियां दाखिले से, हमारे दाखिले से जरा पहले गर्मियों की छुट्टियां हुई, तो मुझे मौका मिल गया। वो जैसे मैं बैडमिंटन खेलने आता था, वहीं से मुझे पता चला कि अच्छा ये मतलब यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। बहरहाल वो जॉब, उसमें कुछ टेबुलेशन करनी थी, और एक कैलकुलेटर भी उन्होंने साथ दिया हुआ था, पेंसिल थी, कैलकुलेटर था। अच्छा, मैं वो अपने क्वेश्चनर पकड़ना और उसके बाद उसको देखना, और पेंसिल ही मेरे हाथ में होती थी, और वो कोई कैलकुलेशन मेरा हल करनी होती थी मैं कैलकुलेटर पे, तो मैं पेंसिल से वो टिक टिक करता था उसके बटन्स को। एक दिन डॉक्टर अरसलान आ गए, उन्होंने देखा कि ये कैलकुलेटर के जो वो कीपैड है उसमें काले काले निशान है। मुझे कहते हैं ये क्या किया तुमने? तो मैं घबरा गया, मैंने कहा अच्छा, मैं अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखा रहा था कि अच्छा मैं पहले पेंसिल छोड़ूंगा फिर टक टक करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बहरहाल उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो उसकी कंटिन्यूएशन आ गई है कि जब मैं दाखिला लेने आया तो इकोनॉमिक्स में मेरा जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें फिर इसी किस्म की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे कुछ दोस्त गए वहाँ जॉब करने, तो कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने बताया, मैं बस वो वाकया मुझे याद आ गया, मैं घबरा गया, मैं गया ही नहीं उधर। तो डॉक्टर अरसलान की इतनी वो था, दहशत थी। हम्म। तो वो प्रोजेक्ट था, उसमें एजाज शफी गिलानी जो गैलप पाकिस्तान को हेड कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से उनका बेटा बिलाल गिलानी हेड करता है, वो भी उस प्रोजेक्ट में शामिल थे। वो बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था, और बेसिकली वो जो समझे पाकिस्तान से जो वर्कर्स मिडिल ईस्ट जाते थे उनके ऊपर था वो प्रोजेक्ट सारा। अच्छा, दूसरा एक जो चूंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो मैंने कहा कि टेबल टेनिस हम खेलते थे, तो डॉक्टर आलिया का भाई अहमद वो हमारा क्लास वाला था। तो हम दोनों जब यूनिवर्सिटी बंद होती थी तो वो अहमद मेरे घर आ जाता था, वो गाड़ी से ड्रॉप करके, तो हम दोनों फिर यूनिवर्सिटी की बस लेके कैफेटेरिया आते, 2-3 घंटे हम खूब खेलते टेबल टेनिस, और उसके बाद थक हार के चले जाते वापस। तो ये हमारी एक बड़ी रूटीन एक्टिविटी थी, और उसके साथ भी हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं अहमद के साथ। तो इस तरह हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रही। अच्छा, पढ़ाई और प्रेशर की बात चली तो क्लासों के बाद जो फर्दर डिस्कशंस होती थी, कुछ प्रेशर कम करने के लिए लोग हट्स पे चले जाते थे। हट्स पे बड़ी लंबी लंबी महफिलें हुआ करती थी। उस वक्त हट्स की क्या सूरत हाल थी? आपके फेवरेट हट्स कौन से थे? वो तो जाहिर है मजीद का हट, मतलब मजीदाबाद कहलाता था, अच्छा। बल्कि तो सीधा वही जाते थे। और उस जमाने में मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा विजिट करती थी मजीदाबाद को, कम भी थी, और शायद और कोई मतलब एक एक बहुत शौक होता था कि वहां जाके खाना खाएं। लेकिन हम लोग कैफेटेरिया भी काफी जाया करते थे शायद। कैफेटेरिया हालांकि कोई खास फर्क नहीं है, वही कैफेटेरिया का माहौल है जो उस जमाने में था, लेकिन समहाउ वो जो मैंने आपको बताया ना कि वो एक सोशल इनइक्विटीज बहुत कम नजर आती थी उस जमाने में। यानी हर किस्म के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, और
ये जो अब थोड़ा सा क्लास स्ट्रक्चर नजर आता है यूनिवर्सिटी में, वो पहले नहीं था। एक तो गाड़ी किसी के पास नहीं होती थी, सब टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी सब बसों में ही आते जाते थे, बल्कि पता होता था जब बस में बैठे कि अब कौन सा टीचर कौन से स्टॉप से चढ़ेगा और कौन सा स्टूडेंट कौन से स्टॉप से चढ़ेगा। तो वो बस का सफर भी एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा था हमारी स्टूडेंट लाइफ का। और बस में गाने भी बजते थे। मुझे तो अभी तक वो गाने अगर कहीं सुनाई देते हैं तो वही यादें वापस आ जाती हैं। अच्छा, वो आपने जिक्र किया सियासी एक्टिविटीज का, इलेक्शंस का, तो आप दोनों में से कभी किसी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, किसी पार्टी की सपोर्ट किया कैंपेन में? नहीं, कैंपेन में नहीं। एक्चुअली चूंकि डे स्कॉलर थे ना, तो ये बड़ी ये क्योंकि ये पॉलिटिक्स, खासकर ये नाइट एक्टिविटी और वो जो है वो प्लाजा में बैठ के सारी स्कीमिंग और ये वो, तो उस वक्त की बात है और हम उस चीज से गायब थे। तो डे स्कॉलर मेरा ख्याल है एक हनीफ था जो डे स्कॉलर था, और वो किसी मेरा ख्याल है यूनियन में आया था, लेकिन अदर देन दैट मोस्टली ये हॉस्पिटल से रिलेटेड। आप कुछ कह रही थी डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमने बड़ी पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स देखी है, क्योंकि आपको पता है कि उस जमाने में 79 में भुट्टो की हैंगिंग भी हुई थी, तो उससे पहले और उसके बाद भी QSF थी ना तारिक? QSF भी बहुत सरगर्म थी और बहुत, यानी वही जो प्लाजा वाली तकरीरें हैं वो भी हमने सुनी। और मैं तो अभी भी समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ से निकल के और एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर लीडरशिप रोल्स अडॉप्ट कर लेंगे। और जो मतलब ये भी गिला होता है कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, तो कहाँ से जाएंगे अगर कोई भी? नहीं, डेफिनेटली वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड थी स्टूडेंट्स के लिए, लीडरशिप के लिए, जो कि अगर आप देखें अभी हमारी करंट पॉलिटिक्स में लोग हैं विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो आपको आउटस्पोकन किस्म के पॉलिटिकल फिगर्स नजर आती हैं, उनमें ज्यादातर उनकी बैकग्राउंड स्टूडेंट से है। जी, बेशक शेख रशीद देख लें, या ये है कि जी वो जो हाशमी साहब हैं मुल्तान से, परवेज रशीद साहब, लियाकत बलोच, जी हाँ, वो मैंने कहा ना विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो ट्रेनिंग ग्राउंड थी डेफिनेटली। हाँ, अब जाहिर है वो नॉर्मेटिव जजमेंट्स तो कोई भी पास कर सकता है कि जी वो किस किस्म की पॉलिटिक्स ये वो, लेकिन बहरहाल ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो सकती है। मगर वो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो इतनी एक्सट्रीम समझें पोलराइजेशन हो गई थी कि फिर वो ऑब्वियसली वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी हमने चलते हुए देखे। वो क्वाड्रेंगल में सोशल साइंसेस ब्लॉक के जहाँ इकोनॉमिक्स है, वहाँ एक बहुत बुरी लड़ाई मैंने अपनी दोस्तों के साथ डर डर के खुद भी देखी, जिसमें समझे वो शॉल्स के अंदर से हाथ निकले जिनमें नकल डस्टर्स पहने हुए थे लोगों ने, फायरिंग भी देखी। तो वो ऐसा फिर खौफ बैठ गया एडमिनिस्ट्रेशन के भी जहन में कि फिर वो और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनली भी फिर स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई कि अब वो डिपार्टमेंटल लेवल पे होते हैं यूनियन के स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शंस, लेकिन जाहिर है उसमें उस तरह से वो जोश खिताबत और वो आइडियाज
अपने प्रेजेंट करना, वो तो नहीं, उसका मौका तो नहीं। मैं टोटली एग्री करता हूँ इससे। ये जो आप बात कर रही है ना कि डिपार्टमेंटल जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें जो ग्रोथ है लीडरशिप की वो उस लेवल की नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो यूनिवर्सिटी लेवल की पॉलिटिक्स थी उसमें रिगार्डलेस के जी लेफ्ट थे राइट थे, जो लिबरल या लेफ्ट साइड के लोग थे, स्टूडेंट थे, उनकी जो लीडरशिप थी, ठीक है, अंडर प्रेशर हमेशा होती थी बिकॉज ऑफ जमीयत जो भी है, उनकी लठ बरदार या मार कुटाई की वजह से, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती थी वो जब पॉलिश होके प्रैक्टिकल लाइफ में आते थे तो वो बिल्कुल नजर आता था कि इनकी ग्रोथ कैसे हुई है। मतलब जब उनकी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, या चीज़ों को देखने का अंदाज है, वो उस पॉलिटिक्स की ही वो फसल से वो निकले थे। जी, इसमें मैं अपनी जो एक ही फीमेल फैकल्टी मेंबर थी, मैडम निगार, जो हमारे डिपार्टमेंट में थी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, और वो भी बहुत, उनकी डॉक्टर अली अरसलान से भी बहुत दोस्ती थी, और वो एक तरह से ग्रेडिंग करते थे वो भी। तो अक्सर लोग जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2 या 3 दफा लेने के बाद पास होते थे। बहरहाल वो उन्होंने समझे एक यही जो एक किस्म की समझे सोशलिस्ट थिंकिंग जो जमाने में पोस्ट 70s कुछ अरसे तक चली, अर्ली 80s तक तो चली ही, तो वो उससे मुतासिर होकर उन्होंने फिर खवातीन के लिए एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कायम की। यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले तो छुट्टी ली, फिर उसके बाद जब उनकी छुट्टी एग्जॉस्ट हो गई तो रिजाइन कर दिया। उसका नाम औरत फाउंडेशन है, और उन्होंने बहुत औरतों की पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए औरत फाउंडेशन के जरिए काम किया। अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरा उस औरत फाउंडेशन से रिश्ता इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे अप्रोच करके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ही जरिए के उसकी गवर्निंग बॉडी पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और अब मैं औरत फाउंडेशन के बोर्ड पे हूँ और उसकी ट्रेजरर भी हूँ। तो इस तरह से जो हमारे टीचर्स थे उनके साथ हमारा एक खास ही ताल्लुक बना, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों पर भी, कम से कम मेरी जिंदगी पर, चूंकि मैंने फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही अपनी सारी वर्क लाइफ गुजारी, बहुत हिस्सा रहा। तो मेरे पास वो किताबें भी अभी तक हैं जो मैंने अपनी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर्स में पढ़ी थी। और उस जमाने में ज़ाहिर है इंसान की हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है। कभी मैं उनके फर्स्ट पेजेस खोल के देखती हूँ तो अपना ही नाम एक डिफरेंट हैंड राइटिंग में उस जमाने की पढ़ के अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल वो मसलन शायद तारिक आपने भी सुना हो, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक ऐसा भूत था जिससे हमें बहुत डर लगता था। बहरहाल तो वो चांग की एक किताब हुआ करती थी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, जो सबको उससे गुजरना पड़ता था, और अभी भी वो चांग की ही किताब पढ़ाई जाती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट। तो इस तरह की कुछ वो बड़ी ही पुख्ता किस्म की रिवायात थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की, जो कुछ ना कुछ अभी तक नजर आती हैं। तो ये रवायात और ये जिंदगी इतनी भरपूर आप लोगों ने गुजारी, आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी की लाइफ ने आपको उसके आगे प्रैक्टिकल करियर के लिए और आइंदा जिंदगी के लिए कैसे तैयार किया? मैं तो शुरू से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ मैं इस्लामाबाद चूंकि दारुल खिलाफा है और यहाँ पर सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एम्बेसीज भी हैं, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है यहाँ की, तो हमेशा हर समझे एक एकेडमिक और पॉलिसी फोरम के इनविटेशंस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जरूर आया करते थे। और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जब वो पहुंचते थे तो
मुझे बहुत शौक होता था, क्योंकि वो सबको कहा जाता था टीचर्स को कि आप जाए, तो कोई जाए ना जाए मैं जरूर वक्त निकाल के जाया करती थी। और उस इंटरैक्शन से, जिसमें गवर्नमेंट के भी फोरम्स थे, सिविल सोसाइटी के भी फोरम्स थे, एक ऐसी मेरी समझे प्रोफाइल शेप हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी फिर उसमें इंडक्ट किया। और अब इतने साल गुजरने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं प्रैक्टिकली किसी समझे फोरम पे जाती हूँ, सर्व करती हूँ। आजकल भी मैं गवर्नमेंट की 2 काफी हाई लेवल कमिटीज को चेयर कर रही हूँ। तो वहां पर जब अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो अब बाज तो ग्रेड 2021 में पहुंच गए हैं, यानी हाईएस्ट टियर्स ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत ही उनके साथ एक और किस्म का ताल्लुक होता है। इस्लामाबाद में और कायदे आजम यूनिवर्सिटी में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अपने आप को प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं, मेरा तो ये काइंड ऑफ फीलिंग है कि यूनिवर्सिटी जो, जैसे डॉक्टर आलिया ने शुरू में कहा ना कि जी वो रिगर ऐसी थी स्टडी की कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब में कोई डिफिकल्टी किसी किस्म की कोई नहीं होती थी। जो चैलेंज आता था वो आप एक्सेप्ट करते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारे वक्त में तो ये होता था कि पता नहीं अब है या नहीं, कि आप एक दफा ड्रॉप हुए देन यू आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो मतलब इतना सख्त वो पढ़ाई का वो था। तो और इसका मतलब ये है कि आपने हर वक्त, जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कभी उन्होंने बताया कि जी एक क्लास लेनी है और वो 49.5 पे भी उन्होंने फेल कर देना। तो हमारे यहाँ भी ये था कि जी पढ़ाई में वो हर वक्त ये कशिश होती थी कि जी एक तो पढ़ते रहे, दूसरा ये है कि जी कोशिश ये होती थी कि जी अच्छा कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो उसने फिर तैयार किया प्रैक्टिकल लाइफ के लिए डेफिनेटली, जो भी आगे। और आज वो यूनिवर्सिटी ही की वो स्टडी कह लें, ट्रेनिंग कह लें, और माहौल जो जिस किस्म का था, जो असाइनमेंट हमारे ज़माने में तो चूंकि वो 360 कंप्यूटर होता था, अब तो वो बिल्कुल ही वो अजायब घर में पड़ा होगा। और वो उसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी थी कि आज ये टेलीफोन जिस पे फोन हम कर रहे हैं उससे भी कम था। मतलब हम हर वक्त असाइनमेंट है, और वो कार्ड होते थे हमारे पास डेक, उस पे वो असाइनमेंट वो टाइप कर रहे हैं कमांड, वो एक दिन आपने सबमिट किया, दूसरे दिन इंतजार कर रहे हैं, पता चला एक सिंटैक्स एरर आ गया, और आप फिर एक कार्ड को ठीक करने बैठ गया, और उसके बाद फिर सबमिट किया आप। तो इस तरह की वो हर वक्त टेंशन रहती थी। रेजिलियंस बहुत सिखाई यूनिवर्सिटी ने, टू बाउंस बैक, चैलेंजेस को कन्फ्रंट करना। आई थिंक वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली यूनिवर्सिटी से। तो तारिक, आपने कंप्यूटर और उसकी पढ़ाई का जिक्र किया, उसके साथ साथ आपकी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रहा करती थी उन दिनों, वो उसके बारे में बताएं। जान के नहीं जिक्र किया था। नहीं, वो जैसे डॉक्टर आलिया ने कहा ना कि पाइड मैथ में होता था, मैथ के बिल्डिंग में होता था। तो उन दिनों में एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट जो था कंप्यूटर साइंस के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होता था, और एंथ्रोपोलॉजी ऊपर वाले फ्लोर पे होता था कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग में। तो चूंकि सोशल साइंस की वजह से वहाँ आपको भी पता कि जी वहाँ ख्वातीन कह लें वो ज्यादा एनरोलमेंट होती थी। तो जैसे हम क्लास से, डॉक्टर मिसबा की क्लास है, या एक हमारे और टीचर होते थे डॉक्टर खालिद रशीद, उनकी क्लास है, बोरिंग सी क्लास होती थी। जब निकलते थे घंटे के बाद, उसके बाद बाहर निकलते गर्दन ऊपर उड़ जाती थी फौरन। तो वो बहरहाल तो अच्छी यादें थी उनके साथ। 2-4 लोग थे वहाँ एंथ्रोपोलॉजी में, तो उनमें ख्वातीन भी थी। तो उनके साथ कैफेटेरिया, हमारी तो सोशल एक्टिविटी कैफेटेरिया की हद तक थी। वहाँ जाते थे, मैंने कहा ना कि वो एक इनका भाई अहमद था, मैं और अहमद हर वक्त हमारा काम होता था कि वो टेबल टेनिस खेलना है, और उनके साथ फिर ये एंथ्रोपोलॉजी का एक ग्रुप होता था, वो आ जाते थे, तो उनके साथ बैठ के गपशप करते थे। वो पाकिस्तान में होता तो शायद कंटिन्यू रहती वो, लेकिन पाकिस्तान छोड़ दिया तो और
इकोनॉमिक्स जिस ब्लॉक में थी उसके समझे उसी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर आईआर का डिपार्टमेंट होता था। तो हमारे यहाँ नजरें जो हैं वो ऊपर आईआर की बैल्कनी के ऊपर काफी लोगों की रहती थी सारे वक्त। ये जो क्वाड्रेंगल वाला जो आर्किटेक्चर है कि बहुत ही अनोखा आर्किटेक्चर है, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज में कम ही है। तो वो सर्दियों की धूप में बैल्कनी पे धूप तापना वो एक बड़ा रूटीन होता था जो ऊपर की फ्लोर में डिपार्टमेंट्स थे। और इसी तरह से जो बिल्डिंग के कोनों पे जो बैल्कनीज हैं वहां पर भी टीचर्स अक्सर सर्दियों में धूप में बैठ के चाय पिया करते थे। तो हमारे एक जब मैंने टीचिंग शुरू की तो मेरे ही एक उस्ताद डॉक्टर जफर वैंस मरहूम वो चेयरमैन थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। तो वो अपनी कुर्सी उस बैल्कनी में सुबह सुबह सर्दियों में खासतौर पे रखवा लेते थे। और उस बैल्कनी की पोजीशनिंग कुछ ऐसी थी कि जो एंट्रेंस की सीढ़ियां थी वो सीधी वहां से नजर देखते थे कि कौन सा टीचर कितने बजे दाखिल हुआ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और फिर वो खबर लेते थे कि अच्छा आजकल आप 9:30 बजे आ रहे हैं, अच्छा आजकल आप 9:45 बजे आ रहे हैं। तो मैंने तो अपने ही जमाने के टीचर्स के अंडर सर्व भी किया शुरू में एज मतलब वो चेयरमैन होते थे। वो डॉक्टर जफर वैंस भी एक काफी मतलब मशहूर कैरेक्टर। फिर डॉक्टर हुसैन मलिक एक होते थे। आजकल उनकी बेटी मिशाल मलिक वो कश्मीर कॉज में बहुत एक्टिव है। उसकी शादी एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर से हुई भी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपको मौका मिला कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फौरन बाद अपनी स्टडीज को बैरून मुल्क कंटिन्यू करने का, तो आपको कैसा लगा कायद-ए-आज़म का मायार और अमेरिकी यूनिवर्सिटियों का मायार? मुझे सच पूछें तो फैसल बहुत आसान एडजस्टमेंट थी, क्योंकि उस जमाने में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का करिकुलम बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के करिकुलम के मॉडल पर बनाया गया था। जैसे जो टीचर्स उस वक्त वहाँ सर्व कर रहे थे वो समझे ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के पीएचडीज थे। डॉक्टर सलान वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से करके आए थे पीएचडी। डॉक्टर एसएम नसीम एक होते थे, वो येल यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर थे। डॉक्टर मंगला मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के थे। तो हमें जो किताबें पढ़ाई गई समझे वही किताबें जो हैं वो पता चला कि अमेरिका में भी पढ़ाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ चूंकि अंडर ग्रेजुएट में 16 साल तक वही पढ़ लेते हैं जो हम लोग मास्टर्स तक पढ़ लेते थे। तो फिर ऑब्वियसली, और फिर मैं एमफिल किए बगैर चूंकि गई थी तो मुझे फिर मास्टर्स दोबारा से करना पड़ा, लेकिन किताबें वही थी। और उस जमाने में जैसे तारिक ने भी बताया, कुछ फॉरेन फैकल्टी भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आकर पढ़ाया करती थी। तो हमें भी एक फोर्ड फाउंडेशन की वसातत से एक डॉक्टर टाइलर बिग्स एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे। उन्होंने पूरा हमें कोर्स पढ़ाया था 4th सेमेस्टर में, मुझे याद है, जनरल इक्विलिब्रियम का। और जब मैं बाहर जा रही थी तो मुझे रेफरेंस लेटर भी बहुत अच्छा उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए लिख के दिया था। तो मेयार तो बहुत अच्छा था। और अभी तक यही है कि चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ही फिर टीचर्स भी बने इकोनॉमिक्स में खास तौर पे, तो वो नई किताबें भी आ गई हैं, लेकिन कुछ क्लासिक टेक्स्ट जो यूएस में भी यूज होती हैं वो यूज होती हैं। बल्कि कुछ टीचर्स जब हमें ब्रिटिश टेक्स्ट पढ़ाते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि
हमें वो अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स की ज्यादा आदत पड़ गई थी। तो मुझे याद है मैडम निगार ने हमें एक ब्रिटिश टेक्स्ट बुक से पढ़ाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई थी। तो वो उसमें वो पाउंड्स एंड शिलिंग्स वाले एग्जाम्पल्स होते थे, तो वो बहुत अनफेमिलियर लगते थे। अभी भी मेरे ख्याल से कायद आजम यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश ओरिजिन के मुकाबले में यूएस ओरिजिन की टेक्स्ट बुक्स ज्यादा यूज होती है। तारिक, आपका कुछ राब्ता रहा अमेरिकन एकेडमिया के साथ? मैं यहाँ आने के बाद मास्टर्स किया दोबारा, लेकिन काफी गैप के बाद। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर आलिया की जो कमेंट्स है ना उनको आगे बढ़ाते हुए ना टीचर्स के बारे में एक कमेंट करूंगा कि जिन टीचर्स की ओरिएंटेशन तो होती थी बाहर से या उन्होंने पीएचडी बाहर से की होती थी, उनका जो पढ़ाने का अंदाज वो बहुत डिफरेंट होता था। और इंटेलेक्चुअली और मतलब आपको पढ़ के उनसे उनकी क्लास लेके आपको अंदाजा होता था कि अच्छा मैंने कुछ किया है। अब कुछ टीचर जो फ्रेश कॉलेज कह लें कि जी वहीं से ग्रेजुएट किया साथ ही टीचिंग शुरू कर दी, उनका ऑब्वियसली वो लेवल नहीं था टीचिंग का। और फिर वो एक ही सोसाइटी और उसमें कई बात वक़्त इशू आते थे। हमारे दौर में तो जैसे मैंने कहा डॉक्टर गार्सिया थे जिनके साथ मैंने अपना थीसिस भी किया, और एक डॉक्टर क्रैमर थे और डॉक्टर मिसबा थे, फिर बाद में डॉक्टर खालिद रशीद आ गए। ये सारे लोग बाहर से पीएचडी वगैरह किए हुए थे, तो इनका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। और एक और थे टीचर, वो मेरा ख्याल है वो रशिया से करके आए थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाते। तो मुझे तो उनसे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हो, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक क्लास में उनसे लूं। संभव नहीं ले सका। तो इस तरह का था। कुछ टीचर्स ऑब्वियसली वो बात करना बेकार है कि जी वो हमारी सोसाइटी के साथ साथ सारा कुछ है। तो अच्छा बहुत। और कादियान यूनिवर्सिटी उस जमाने में तो बहुत चंद बिल्डिंगों में महदूद छोटा सा इलाका था। हम लोग पैदल एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाया करते थे। अब तो सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई है। अभी कादियान यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से वहां पे ई बाइक्स का भी इंतजाम किया गया, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। डॉक्टर साहबा, आप तो ये ग्रोथ बहुत करीब से देखती रही हैं, कैसा महसूस होता है? जी, मुझे याद है जब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वो शिफ्ट होने वाला था, न्यू एडमिन जिसे कहते हैं अब, न्यू कैंपस, तो बहुत समझे अफसोस सा हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा चेंज आने वाला है जो कि यूनिवर्सिटी को बदल डालेगा। और जहां हम रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, वीसी ऑफिस शुरू से देखते हुए आए हैं, तो कैसे वो वहां पर जाकर वो एडजस्ट होगा सब कुछ। वो इसलिए कि जब वो शिफ्टिंग हुई तो मैं ऑलरेडी एडमिन में आ चुकी थी। मैं डायरेक्टर थी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो एडमिन से बहुत करीबी राब्ता रखना पड़ता था, मीटिंग्स में जाना पड़ता था। तो पहले तो बस वो फाइल उठाई और ऊपर से नीचे आ गए समझे मीटिंग के लिए। तो अब ये कि वो गाड़ी में फिर न्यू एडमिन जाना, तो मैंने वो पूरा ट्रांजिशन फेज देखा। और वो आसान नहीं था, क्योंकि वहां जो लोग भी गए, ऑब्वियसली जो स्टाफ गया, उनको भी बहुत वक्त लगा सेटल होने में, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है कि वो एक आदत पड़ जाती है। दूसरा ये कि वो जो मजीदाबाद से जो प्रॉक्सिमिटी थी वो खत्म हो गई लोगों की। और मुझे याद है कि वहां पे शुरू में कोई कैंटीन नहीं थी, फिर बड़ी मुश्किल से एक कैंटीन खुली वहां पर। लेकिन फिर वो ये बात होती थी, आपको पता है ना, कायद आजम यूनिवर्सिटी में समोसों की बड़ी अहमियत है। और आज जब मैं इंटरव्यू के बारे में सुबह से सोच रही थी, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैंने शायद अपनी पूरी करियर में लंच जो है वो समोसों और इवन वो जो फ्राइड चिप्स होते हैं उनके अलावा यूनिवर्सिटी से और कम ही खाया। क्योंकि जब मैं टीचिंग शुरू कर दी तो फिर जाहिर है वो खोखों पे जाना या कैफेटेरिया जाना वो पॉसिबल नहीं होता था। तो बस वो कमरे में समोसा मंगा लिया, चिप्स मंगा लिए। लेकिन कभी ठीक है, कोशिश हुई कई दफा कि एक फैकल्टी कैफेटेरिया बन जाए प्रॉपर, लेकिन समहाउ ये एक ऐसा वो गैप है जो नहीं फिल हो सका।
तो अब तो न्यू एडमिन समझे बहुत जम चुका है वहां पर, और सारे रास्ते में हॉस्टल्स हैं, फिर सेंटर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जब मैं डीन सोशल साइंसेस की बनी तो फिर मुझे मीटिंग्स के लिए उन सब सेंटर्स में जाना पड़ता था, पाकिस्तान स्टडी सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी और ये सब कुछ। तो वो एक पूरी मतलब लेआउट जो है वो यूनिवर्सिटी का चेंज हुआ। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने और तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी ये इनिशिएटिव लिया और बड़ा खूबसूरत लगा। दूसरा ये कि जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कायदीन फॉरएवर में बाज़ वक़्त मिलती है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग का ही फल है। तो ये बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है मेरे से। जी फैसल, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया, आपका और तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस पायनियरिंग इंटरव्यू में आपने मुझे मौका दिया। और देखें, ऐसा ताल्लुक होता है यूनिवर्सिटी के जमाने का कि अब शायद कितने मतलब 43 साल पहले की, 43 इयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। 1978 में हमारा एडमिशन हुआ था, और आज मैं और तारिक बिल्कुल समझे कि एक वेवलेंथ पे थे उस यूनिवर्सिटी के जमाने के हवाले से। तो अच्छा, ये मैं बहुत एक आपसे सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एंड पे जी कि अभी ये जैसे आपने कहा कि हम 40 साल या 43 इयर्स हो गए, आप उस वक्त जब हम यूनिवर्सिटी में थे कि इमेजिन कर सकते थे कि हम 40 या 50 साल के बाद इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे? मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था। नहीं, उस जमाने में तो जाहिर है नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक आप तो खैर चले गए पाकिस्तान से, लेकिन मेरे जहन में एक बहुत मजबूत इरादा था कि मैं वापस इसी यूनिवर्सिटी से आकर जुड़ूंगी, और अल्लाह ताला ने उसका मौका दिया। तो उम्मीद है कि बाकी जो हमारे कायदियंस फॉरएवर का ग्रुप है उनको ये इंटरव्यू जो है वो दिलचस्प लगेगा और पसंद आएगा, और वो भी इसमें शामिल होंगे। और अगर एक और मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर हम बात कर सकते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। और ऑब्वियसली इसमें एक चीज तो मिस है, तनवीर भाई और अभी जैसे फैसल ने शुरुआत में किया, जो शेर व शायरी का सहारा है ना, वो हम दोनों में मेरा ख्याल मिसिंग है। नहीं, बहुत शौक है तारिक वो। तो इख्तितामिये में अगर डॉक्टर साहबा कोई अच्छा शेर याद आ रहा है तो सुना दीजिए या कीजिए हमारे साथ। नहीं, शेर तो नहीं है, लेकिन आजकल एक फैज की एक नज़म है जो मैं बहुत सुनती हूँ। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। शायद ये रिटायरमेंट के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जब याद आती है तो ये कैफियत होती है। बहरहाल ये मुख्तलिफ लोगों ने गाई है और मैं इसको आजकल काफी सुनती हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छे। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह हाफ़िज़।